प्राचीन आकाश जैसे जम गया था, भारी, दम घुटने वाला। मानो खुद यूनिवर्स भी उस घटना पर शोक मना रहा हो। दूर के रियल्म्स में 4 सुप्रीम बीइंग्स विशाल फैंटम्स के रूप में प्रकट हुए। उनकी प्रेजेंस से स्पेस तक कांप उठा। वे सच जान चुके थे। लुओ फेंग ने असंभव कर दिखाया था। उसने एक ही टेक्निक से और एक ही पल में 6000 से अधिक यूनिवर्स नाइट्स खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि मास्टर ऑफ बांफ भी उसके सामने गिर गया। यह सुनकर चारों का शौक तुरंत फ्यूरी में बदल गया। बग एम्प्रेस कोल्ड येट शार्प रही, जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। डेमन और ऑटोमेटन फैक्शंस आपस में भिड़ गए। नुकसान बहुत बड़ा था। लगभग 7000 यूनिवर्स नाइट्स को अब रिवाइव करना था। यह कॉस्ट इतनी भारी थी कि पूरी रेसिस कंगाल हो सकती थी। यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर्स को भी बैकलैश झेलना पड़ता। सॉल्यूशंस पर बहस शुरू हुई। कई आइडियाज आए और रिजेक्ट हो गए। फिर 9 रिमोटनेस मास्टर से मदद लेने का सुझाव आया, लेकिन वह भी लगभग इम्पॉसिबल था। अंत में एक कड़वा समझौता हुआ। बर्डन बांटा जाएगा। स्पेशल लाइफ फॉर्म मास्टर्स से मदद ली जाएगी। जितनों को हो सके रिवाइव किया जाएगा, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन एक सच्चाई सबको एक कर रही थी। लुओ फेंग को मरना होगा। यह स्ट्रेटेजी के लिए नहीं था, यह गेम के लिए नहीं था, यह था प्राइड के लिए। अपमान बहुत बड़ा था। अगर वे उसके एक भी बॉडी को नहीं मार पाए तो उनकी अलायंसेस एक कॉस्मिक जोक बन जाएंगी। प्लान तैयार हुआ। उसे लगातार हंट किया जाएगा, उसे कॉर्नर किया जाएगा, उसके ट्रेज़ छीने जाएंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम मास्टर्स भी भेजे जाएंगे। उधर थाउजेंड ट्रेज़ रिवर के शांत प्रवाह में लुओ फेंग अपने टीचर प्राइमल कैओस सिटी लीडर की प्रोजेक्शन के सामने खड़ा था। जो सलाह मिली वह अनएक्सपेक्टेड थी। अपनी एक बॉडी को मरने दो। यह एक कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस था। दुश्मनों को फेस देने का तरीका, इस तूफान को यहीं खत्म करने का तरीका। आखिर लुओ फेंग के लिए एक बॉडी खोना कुछ भी नहीं था, लेकिन इससे 3 बड़ी अलायंसेस शांत हो सकती थी। लुओ फेंग चुप हो गया। वह लॉजिक समझता था, खतरा भी समझता था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थी। उसने धीरे से कहा, मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन खुद चलकर मौत के पास भी नहीं जाऊंगा। उसके एक बॉडी का सैक्रिफाइस 3 बड़ी अलायंसेस का गुस्सा शांत कर सकता था। फिर भी लुओ फेंग झुकने को तैयार नहीं था। अगर उन्हें उसकी जान चाहिए थी तो उन्हें असली ताकत से उसे लेना होगा। उसका संकल्प पूर्ण था। एक ही पल में उसका मोशा बॉडी एक्टिवेट हो गया। वह एक शैडो की तरह स्पेस में घुल गया और व्हर्लपूल टनल्स के जरिए एक ओरिजिनल स्टार से दूसरे तक भयानक स्पीड से ट्रेवल करने लगा। उसकी डोमेन एबिलिटी ने उसे स्पेस के साथ फ्यूज कर दिया। ऐसा कुछ जो यूनिवर्स मास्टर्स भी नहीं कर सकते। अब वह था अनटचेबल, अनट्रेसेबल। लेकिन हंट शुरू हो चुका था। एक विशाल सिल्वर सर्प ड्रीम डेमन एंसेस्टर ओरिजिनल स्टार पर उतर आया। उसने टाइम और स्पेस पर कंट्रोल ले लिया और एक आदेश गूंजा, लुओ फेंग को ढूंढो। दर्जनों यूनिवर्स मास्टर्स फैल गए। हर स्टार, हर इंच को स्कैन करने लगे। अब कोई जगह सेफ नहीं थी। और इसी दौरान सच्चाई पूरे यूनिवर्स में फट पड़ी। अरबों रेसिस में खबर फैल गई। लुओ फेंग ने 6000 से अधिक यूनिवर्स नाइट्स को खत्म किया, मास्टर ऑफ बांफ को हराया और लगभग यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंच गया। एक लेजेंड एक ही रात में जन्म ले चुका था। अब उसे कोई ब्लेड रिवर एम्परर नहीं कहता था, अब वह था ब्लेड रिवर मास्टर। लेकिन जब पूरा यूनिवर्स उसे ढूंढ रहा था, लुओ फेंग आराम कर रहा था, एक शांत ओरिजिनल स्टार पर। वह एक पहाड़ी से टिककर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी। उसका मोशा बॉडी छिप चुका था, उसका असली रूप भी कंसील था और उनकी जगह एक और भी डरावना रूप सामने आया। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, अनगिनत रेसिस का नाइटमेयर, पूरे यूनिवर्स का दुश्मन। अब लुओ फेंग को छिपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लड क्लाउड के रूप में वह पहले से ही हर किसी के डर का नाम था। कुछ ही पलों बाद एक यूनिवर्स मास्टर आता है, सिंकिंग फायर मास्टर। उसकी पावर पूरे स्टार में फैल जाती है और फिर वह अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह धीरे से कहता है, मैंने ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को ढूंढ लिया। लुओ फेंग की तलाश फेल हो चुकी थी। अनगिनत ओरिजिनल स्टार्स से रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। वह यहाँ नहीं है, अब तक कोई ट्रेस नहीं। यहाँ तक कि शक्तिशाली ड्रीम डेमन एंसेस्टर भी बस देख सकता था। उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब साफ था, लुओ फेंग पहले ही एस्केप कर चुका है। शायद वह ह्यूमन टेरिटरी लौट गया है, जहाँ सबसे ताकतवर दुश्मन भी उसे छू नहीं सकते।
और यही सच्चाई सबसे ज्यादा कड़वी थी, क्योंकि 3 महान अलायंसेस, चाहे जितनी भी फ्यूरी में हों, वे कुछ नहीं कर सकते थे। लुओ फेंग अब प्रे नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा वे उसकी एक बॉडी को मार सकते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी एक शॉकिंग मैसेज आया। ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर दिखाई दिया है। सन्नाटा छा गया। फिर गुस्सा फट पड़ा। वह नाम लुओ फेंग से भी ज्यादा डरावना था। ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर, एक मैडमैन, एक बुचर, पूरे यूनिवर्स का दुश्मन। उसने अनगिनत एक्सपर्ट्स को मारा, पूरी अलायंसेस का अपमान किया और फिर लाखों युगों तक गायब हो गया। और अब वह वापस आ चुका था। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल तुरंत यूनिवर्स मास्टर्स को भेजता है। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस 12 मास्टर्स को भेजता है। स्पेस बीस्ट अलायंस बदले के लिए गरज उठता है। पूरे यूनिवर्स में एक के बाद एक पावरफुल बींग्स उठ खड़े होते हैं। सिर्फ एक लक्ष्य, ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर को मारना। लेकिन एक शक्ति शांत रही, हांग अलायंस। उन्होंने सिर्फ देखा, क्योंकि वे जानते थे ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर को मारना आसान नहीं है। उधर तूफान के केंद्र में ब्लड क्लाउड एक पहाड़ी पर खड़ा था, रिलैक्स, मुस्कुराता हुआ, जैसे पूरा यूनिवर्स उसे हंट कर रहा हो और वह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हो। लेकिन उस मास्क के पीछे लुओ फेंग था। उसे पता था वह क्या कर रहा है। ब्लड क्लाउड बनकर उसने पूरे यूनिवर्स का ध्यान खुद से हटा दिया और उसे कैओस में बदल दिया। अब एनिमीज, अलाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब हर कोई उसकी जान चाहता था। धीरे धीरे लुओ फेंग खड़ा होता है। उसकी फायरी केप हवा में लहराती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन चैलेंज से भरी हुई। आओ, मुझे मारो। एक पल रुककर वह हल्की मुस्कान देता है। बस खुद मुझसे मारे मत जाना। आदेश साफ था, उसे रोक दो। लेकिन सिंकिंग फायर मास्टर जैसा यूनिवर्स मास्टर भी झिझक गया, क्योंकि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर कोई आम दुश्मन नहीं था। वह एक नाइटमेयर था, जिसने पहले भी यूनिवर्स मास्टर्स को मार गिराया था। उसे फेस करना मतलब अपनी पावर, ट्रेज, यहाँ तक कि अपनी जान को भी दांव पर लगाना। लेकिन दबाव और रिवॉर्ड्स के लालच में सिंकिंग फायर मास्टर आखिर मान गया। एक ब्लेजिंग कॉमेट की तरह वह पीछा करने लगा। आगे लुओ फेंग ब्लड क्लाउड के रूप में बिना रुके स्पेस में बढ़ता रहा। उसकी आवाज में तिरस्कार था। सिंकिंग फायर मास्टर, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यह अपमान जल उठा, लेकिन सिंकिंग फायर मास्टर ने सहन किया। वह बस समय खरीदना चाहता था, ताकि बाकी यूनिवर्स मास्टर्स पहुंच सकें। वे व्हर्लपूल टनल से उड़ते हुए एक ओरिजिनल स्टार से दूसरे तक जाते रहे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दूर के ओरिजिनल स्टार पर एक डार्क मिस्ट पूरे स्पेस में फैल गई। उसके बीच में ब्लड क्लाउड पैलेस खड़ा था और उसके सामने एक अकेला फिगर इंतजार करता हुआ। सिंकिंग फायर मास्टर रुक गया। यह भागा नहीं। और फिर एक हंसी गूंजी। क्यों डर गए? ब्लड क्लाउड अब भाग नहीं रहा था। वह खुद बैटल को इनवाइट कर रहा था। गुस्सा फट पड़ा। सिंकिंग फायर मास्टर अपने फ्लेमिंग टेंटिकल्स के साथ चार्ज करता है, अपने विशाल हैमर्स से वार करता है। स्पेस खुद टूटने लगता है, जैसे कांच दबाव में चकनाचूर हो रहा हो। मर जाओ। लेकिन लुओ फेंग ज्यादा तेज था। एक ब्लड रेड स्ट्रीक स्पेस को चीरती हुई निकली, इतनी तेज कि ब्लॉक करना नामुमकिन था। एक ही पल में पियर्स, लंबा शटल, सीधे सिंकिंग फायर मास्टर के सीने को भेद गया। बैटलफील्ड फट पड़ा। हैमर और शटल टकराए। पावर बनाम पावर दोनों दूर फेंक दिए गए। लेकिन सच्चाई साफ थी। सिंकिंग फायर मास्टर हार रहा था। हर स्ट्राइक लुओ फेंग की तरफ से ज्यादा तेज, ज्यादा शार्प, ज्यादा घातक। अपनी विशाल गॉडली बॉडी के बावजूद सिंकिंग फायर मास्टर महसूस कर सकता था उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। और लुओ फेंग, वह साफ महसूस कर रहा था स्टार टॉवर की भयानक ताकत। सिर्फ एक फ्रैक्शन इस्तेमाल करके ही वह एक यूनिवर्स मास्टर को पूरी तरह सप्रेस कर रहा था। वार पर वार बैटल अब डोमिनेशन बन चुकी थी। लुओ फेंग एक स्टॉर्म की तरह मूव कर रहा था। उसके अटैक्स अनस्टॉपेबल, उसकी डिफेंस लगभग अनटचेबल। फोर्स आर्मर की वजह से पहली बार वह बराबरी से नहीं लड़ रहा था, वह अपने दुश्मन को कुचल रहा था। और फिर बैटल के बीच में कुछ बदल गया। 35वीं टक्कर पर एक ब्रेक थ्रू। स्टार टॉवर के गहरे राज जाग गए। सेकंड लेवल पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। पावर उछल गई। बैटलफील्ड कांप उठा। और उसी पल सिंकिंग फायर मास्टर समझ गया, वह किसी प्रे से नहीं लड़ रहा था,
वह कुछ और ज्यादा खतरनाक का सामना कर रहा था, एक उभरती हुई ताकत जिसे अब खुद यूनिवर्स भी रोक नहीं सकता।